Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18 January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. So before we proceed, कई सारे स्टूडेंट चूँकि पूछ रहे हैं कि कल जो APSC CC रिजल्ट आया उसमें SPM का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। आउट ऑफ टोटल 913 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि 689 का कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है एसपीएम के साथ, बट सारे के सारे रिजल्ट्स हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इन 689 में से 127 वेर पार्ट ऑफ ओनली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको पता है क्या होता है, मॉक इंटरव्यूज होते हैं। स्टूडेंट आया, एक दो मॉक इंटरव्यू दिया, चला गया, राइट। तो ये जो 127 स्टूडेंट हैं, इनका रिजल्ट अब हम क्लेम नहीं कर सकते लीगली भी, राइट। क्यों लीगली मैं कह रहा हूँ? क्योंकि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नेशनल लेवल पे कई सारे कोचिंग्स को ये नोटिस दिया था कि आप ये जो फ्री कोर्सेज चला देते हैं कि नाम का नोट्स बांट दिया और फिर मान लीजिए नाम का सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चला दिया, उसको अगर आप कराते भी हैं, अपना रिजल्ट में मेंशन भी करते हैं, तो उसको क्लियरली अलग अलग मेंशन कीजिए। ये मैं नोटिफिकेशन आपके सामने डाल दिया मैंने पीआईबी से लेकर के सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कि पेड और फ्री कोर्सेज का अलग अलग सेग्रीगेशन होना चाहिए, और फ्री कोर्सेज को आप अपने स्टूडेंट की तरह क्लेम नहीं कर सकते। सो फाइनल रिजल्ट 689 अगर माना जाए, उसमें से 127 जो है सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस से संबंधित हैं, तो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एसपीएम्स रिजल्ट। 562 आर दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन पेड कोर्सेज, अलग अलग तरह के पेड कोर्सेज। अभी ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन मैं बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि किसी भी मड स्लिंगिंग से बच सकें, टॉक्सिक कमेंट से बच सकें, क्योंकि मुझे पता है आज ये सब बोलने के बावजूद भी अब नीचे कई सारे कमेंट्स आएंगे कि एसपीएम ने क्लेम कर दिया 500, उसने क्लेम कर दिया 400, इसने कर दिया 800, और टोटल सिलेक्शन 913 ही है, तो ऑल कोचिंग्स आर चीटर्स, ये सब आएंगे। आई नो दिस। मैं पहले बता दूं, हमने उन्हीं स्टूडेंट्स को क्लेम किया है जिन्होंने हमारे साथ इनरोल्ड कोर्सेज लिए हैं, पेड कोर्सेज, और वो भी जिसमें मेंस के कोर्सेज लिए हों, मेंस का कोई ना कोई टॉपिक लिया हो, तभी हमने उनको क्लेम किया है। ऐसा नहीं कि कोई नोट्स दे दिया, ये वो छोटा मोटा दे दिया पीटी वीटी का और उनको क्लेम कर दिया। दैट वे यू कैन नॉट क्लेम रिजल्ट, दैट वी आर दिस गाइडलाइन के हिसाब से यू कैन नॉट क्लेम रिजल्ट लाइक दैट, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दैट, राइट। इसलिए ठीक है, कमेंट्स तो आएंगे ही, कमेंट बोलने वाले को कौन रोक सकता है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी होगा, बट मैं अपने तरफ से क्लियरली बता दूं कि हम लोग उन्हीं स्टूडेंट्स का रैंक क्लेम कर रहे हैं। कल फोटो वगैरह भी हम लोग पूरा डिटेल में लेकर के आएंगे, कौन कौन से बैच से हैं। फॉर एग्जांपल रैंक 2 ACS, आई थिंक दीक्षित दास, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टू दीक्षित दास फॉर सच ए ह्यूज सक्सेस। ये मुझे लगता है ये मेंस बैच से हैं, मेंस, और उन्होंने इंटरव्यू लिया है। अनुपम दास, ही एज फाउंडेशन स्टूडेंट की मेरे हमारे डेटा के हिसाब से जी, ठीक है जी। 3 लेडीज, इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट, 7 8 9 रैंक, दे आर फ्रॉम आवर फाउंडेशन कोर्स एज पर माय डेटा। रैंक 5 विभूति फ्रॉम मेंस के कुछ टॉपिक्स, एंड इंटरव्यू ऑफ कोर्स तो है ही। तो मुद्दा ये है कि मेंस में जो बच्चे मिनिमम रहे हैं फाउंडेशन के या मेंस के टॉपिक, मेंस में रहे हैं, उनका ही रैंक हम क्लेम कर रहे हैं, वो है 562। ज़्यादातर उसमें से फाउंडेशन के हैं, जैसे कि आप 6 में से ACS में से भी देखें, टॉप 10 में से 6 रैंक है, उसमें से 4 हमारे पूरे पूरे फाउंडेशन के हैं, तो 2 सिर्फ मेंस के वक्त आए थे। ये सारी क्लैरिटी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि किसी भी मड स्लिंगिंग से, टॉक्सिसिटी से बच सकूं। आई नो इस इंटरनेट के ज़माने में, एक्सेसिव सोशल मीडिया पेनिट्रेशन के ज़माने में बचना थोड़ा कठिन है, येट आई ट्राइड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के इस डायरेक्टिव को मानने से। ये कमेंट लोग फिर भी करेंगे कि ये वाला रैंक तो उस कोचिंग में भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है। मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि भैया हमने दे दिया कि ये इंटरव्यू ओनली इंटरव्यू तो नहीं है ये। अब बाकियों से पूछो कि क्या ये रैंक आप जो क्लेम कर रहे हैं, इज इट ओनली इंटरव्यू, या सिर्फ कोई नोट्स वगैरह दे करके क्लेम कर रहे हो, या आर वेयर दे पार्ट ऑफ योर मेंस प्रोग्राम एटलीस्ट और नॉट, राइट। डोंट आस्क अस। वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया, इफ यू आस्क मी आई विल ऑलवेज से कि आई एम द बेस्ट। ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक of the day, which is about one vehicle, one fast tag initiative. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. GS paper 3 इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इसने
हाल फिलहाल में एक नया रूल निकाला है, नया गाइडलाइन निकाला है, जिसको कहा जा सकता है वन व्हीकल वन फास्ट टैग। अभी फास्ट टैग मोटा मोटा क्या होता है आप तो जानते ही हैं, टेक्निकलिटी उसकी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। बट फास्ट टैग आपको पता होता है कि ऐसे टोल टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है इन स्ट्रीमलाइंड मैनर। तो फास्टैग के साथ अभी आजकल लोग करते क्या हैं, एक ही फास्टैग को मल्टीपल व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं या एक ही व्हीकल पे मल्टीपल फास्टैग्स इस्तेमाल करते हैं। इसको रोकने के लिए NHAI ने लेकर के आए हैं वो एक नया प्रोविजन, वन व्हीकल वन फास्टैग, where now only one FASTag can be associated to one particular vehicle। इससे फायदा क्या होगा, सीमलेस मूवमेंट एट टोल प्लाजा। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण कभी कभार किसी किसी जगह पे फास्टैग रीड नहीं कर पाता, फिर वहां पे ट्रैफिक डिले होता है क्योंकि एक ही फास्टैग को 4 गाड़ियों में इस्तेमाल किया या एक ही गाड़ी में 4 फास्टैग इस्तेमाल किया है, तो दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑफ कोर्स। तो ये बात हो गई अबाउट वन व्हीकल वन फास्टैग। इससे मूवमेंट जो है वो काफी स्ट्रीमलाइन होगा, स्विफ्ट होगा। उसके अलावा एक और चीज फास्टैग से संबंधित अनाउंस किया है NHAI ने कि फास्टैग में KYC नॉर्म्स को फिल करना मैंडेटरी है बाय 31 जनवरी। 31 जनवरी तक आपको KYC नॉर्म्स फास्टैग के भर देने। ये मैं आउट ऑफ जनरल बेनिफिट कह रहा हूँ, अपना फास्टैग का KYC नॉर्म भर दीजिए, KYC के जितने इन्फॉर्मेशन है भर दीजिए, अदरवाइज आपका फास्टैग जो है वो कैंसिल हो जाएगा आफ्टर 31 जनवरी। तो भरने के लिए क्या करना है वो ये सब यहाँ पे देख लीजिए। ये एग्जाम में पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई टोल्ड यू जस्ट टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अबाउट दिस अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक कानून की मदद से इस बॉडी को बनाया गया। उस कानून का नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। इट इज ए रेगुलेटर। रेगुलेटर आपको पता है सीधा सीधा आपके GS पेपर 2 गवर्नेंस का हिस्सा है। रेगुलेटर्स आर दोज दैट आर क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ ए लॉ बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फ्रेम पॉलिसी फॉर ए पर्टिकुलर सेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया RBI के बारे में, रेगुलेटर ऑफ सेवरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैंने इकोनॉमी की क्लास में बताया था, राइट। तो सिमिलरली NHAI इज अ रेगुलेटर क्रिएटेड विद हेल्प ऑफ NHAI एक्ट 1988 और इसका काम होता है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन नेशनल हाईवेज फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। तो 2 या 3 इंफॉर्मेशन है इस पेज पे, एक वन व्हीकल वन फास्टैग, दूसरा KYC नॉर्म फॉर फास्टैग मस्ट बी कंप्लीटेड, एंड तीसरा वी गॉट टू नो अबाउट NHAI विच इज ए रेगुलेटर ऑफ नेशनल हाईवेज। अभी मेंस में कैसे इस्तेमाल करें इस इंफॉर्मेशन का, यू सी वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव, इसका कहाँ फायदा मिलेगा, इट विल हेल्प इन स्ट्रीमलाइनिंग द लॉजिस्टिक्स। जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करने में, स्विफ्ट करने में मदद करेगा। तो इंडियन इकोनॉमी पे कभी भी आप जनरल कोई सवाल का आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पे डॉक्टर रघुराम राजन के इस आइडिया के साथ आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एज पर फॉर्मर RBI गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन मेनली फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ 3L। द 3L आर द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है। कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना है, लैंड एक्विजिशन जब करना होता है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो लोकल लोग जो है काफी अपोज करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ लेबर लॉज इतने सारे हैं, आप कह सकते हैं थे। जब डॉक्टर रघुराम राजन ने कहा था ये प्रॉब्लम ऑफ 3L, उस टाइम में कम से कम 50-60 अलग अलग लेबर लॉज हुआ करते थे, विच मेड द रेगुलेटरी नॉर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू लेबर अ लॉट कॉम्प्लेक्स। तो लेबर लॉज को फिर धीरे धीरे भारत सरकार ने सिंप्लीफाई किया बाय मर्जिंग डिफरेंट लेबर लॉज इनटू 4 बेसिक लेबर लॉज या बेसिक लेबर कोड्स। वो 4 लेबर कोड्स हैं ये, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, कोड ऑन वेजेस। तो लेबर लॉज, there were too many labor laws in our country, और इन लेबर लॉज के कारण बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, कंफ्यूजन होता था, उनको सिंप्लीफाई किया गया विथ हेल्प ऑफ दिस 4 लेबर कोड्स। लॉजिस्टिक्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन। द ट्रांसपोर्टेशन इज स्लो एंड ऑल्सो कॉस्टली। जब स्लो होगा तो कॉस्टली होगा ही, सो दैट इज ऑल्सो अ वीकनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
तो आप कभी मान लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग चैलेंजेस पे आंसर लिख रहे हो, वहाँ आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ 3L जनरली फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। उसमें जो लेबर वाला प्रॉब्लम है उसको तो एड्रेस किया गया विथ हेल्प ऑफ दिस 4 लेबर कोड्स। उसके अलावा लॉजिस्टिक्स का जो प्रॉब्लम है दैट could be to some extent addressed with the initiatives like one vehicle, one fast tag. अब थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं फास्ट टैग के अंदर। देखिए फास्ट टैग जो है इट वर्क्स ऑन द टेक्नोलॉजी नोन एज RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID। ये जो RFID है ये बेसिकली कुछ ऐसा रहता है कि इट कैन रीड, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगा रहता है जो जहाँ से रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, एंड इट कैन रीड द बार कोड, जिसको हम लोग फास्टैग कहते हैं, जो इस तरीके का कुछ रहता है फ्रॉम सम डिस्टेंस इटसेल्फ। इट डज नॉट नीड द बार कोड कंप्लीटली इन इट्स लाइन ऑफ साइट। ये होता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। द टैग कैन बी read up from several feet away and does not need to be within the direct line of sight for the reader to be tracked. Once it is in the range of this radio frequency emitter, then the barcode can be read. इसका ठीक विपरीत आप कह सकते हैं, जो आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में देखते हैं कैश काउंटर पे, वहाँ पे इस्तेमाल होता है इस तरीके का कुछ मशीन, जहाँ से कैश काउंटिंग या बिलिंग होती है। वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है लेजर लाइट का टू रीड बार कोड। दोनों में बार कोड ही रीड किया जा रहा है। ये RFID में रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ करके बार कोड रीड किया जा रहा है ताकि आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया जाए, और यहाँ पे भी बार कोड ही रीड किया जा रहा है विथ हेल्प ऑफ दिस लेजर लाइट। लेकिन लेजर लाइट के अंदर ये बार कोड मस्ट बी इन लाइन ऑफ साइट ऑफ दिस लेजर लाइट for identification of this barcode, which is not necessary. Line of sight is not necessary for this RFID, which is used in fast tag. तो हो सकता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई सवाल प्रीलिम्स में ऐसा कुछ पूछ लें, तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Bru refugees rehabilitation. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. कौन है ब्रू रिफ्यूजीज, पहले वो जरा समझते हैं. इनको हम लोग रियांग माइनॉरिटी एथनिक ट्राइब्स भी कहते हैं. यू सी दीज ब्रू रेफ्यूजीज मोस्टली बिलोंग टू मिजोरम. हाँ, इस एरिया में मेजॉरिटी ऑफ द मिजोरम ट्राइब इज मिजो. तो आप कह सकते हैं कि मिजोरम, अगर ये है मिजोरम, तो यहाँ पे 2 ट्राइब्स हैं मेनली. एक तो है मिजो ट्राइब लार्जर एरिया, और एक है माइनर जो ये पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, वो है ब्रू ट्राइब या रियांग ट्राइब. मिजोरम के अंदर ये मिजोस और ब्रू ट्राइब्स के बीच में अक्सर कन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि दोनों ट्राइब्स के अपने कल्चर अलग अलग हैं. ये कन्फ्लिक्ट्स तो नॉर्मली होते ही रहते हैं. यहाँ पे नदर्न साइड में मिजोस, सदर्न साइड में ब्रू ट्राइब्स रहते हैं मिजोरम के अंदर. 1997 में एक मेजर एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन दीज मिजोस एंड ब्रू. मेजर एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन दीज मिजोस एंड ब्रू, और इस कारण से मैनी ब्रू, वैसे भी ब्रू कम्युनिटी के लोग, ब्रू एथनिसिटी के लोग तो माइनॉरिटी में हैं, तो मैनी ऑफ देम हैड टू लीव देयर नेटिव प्लेस एंड माइग्रेट इनटू द बॉर्डर स्टेट ऑफ त्रिपुरा टू सेव देयर लाइफ. तो इस कारण से त्रिपुरा के अंदर कई सारे ये ब्रू कम्युनिटी के या रियांग ट्राइब के लोग जाकर के त्रिपुरा के अंदर रहने लगे इन रेफ्यूजी कैंप्स. तो त्रिपुरा के ऊपर धीरे धीरे दबाव बनना शुरू हुआ. उनका डेमोग्राफिक बर्डन बढ़ गया बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ ब्रू रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम मिजोरम टू त्रिपुरा. तो फिर त्रिपुरा की सरकार ने ये क्वेश्चन रेज किया मिजोरम से और भारत सरकार से कि सो मेनी रेफ्यूजीज, यू मे से इमिग्रेंट्स,
इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज तो इंटरनेशनल स्केल पर टर्म इस्तेमाल होता है वैसे, so many immigrants, Bru immigrants have moved from Mizoram to Tripura, which has created a lot of economic pressure on Tripura. तो फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर, और चौथा इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टी थे ब्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रू ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आप कह सकते हैं कि एक क्वाड्री पार्टाइट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रू रेफ्यूजीज, त्रिपुरा गवर्नमेंट एंड मिजोरम गवर्नमेंट। और ये ये क्वाड्री पार्टाइट एग्रीमेंट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्ड to give rupees 600 crore fund to the Tripura government in order to ensure the settlement of these Bru refugees या Bru community tribe in Tripura itself, कि भैया 600 करोड़ रुपए ले लो लेकिन इनको यहीं सेटल कराओ, इनको वापस से मिजोरम जाने के लिए मत भेजो। तो ब्रू कम्युनिटी को त्रिपुरा में सेटल कराने की बात हुई एज पर दिस एग्रीमेंट, एंड these Bru community were to be enrolled into the voter list of Tripura also and to be identified as scheduled tribe of Tripura, not as the scheduled tribe of Mizoram। तो आप देख रहे हैं कैसे पहले मिजोरम में ये रहने वाले ब्रू ट्राइब के लोग, बट अब त्रिपुरा में इनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा और उनको त्रिपुरा का एसटी की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा एज पर दिस एग्रीमेंट। अब ये सेटलमेंट धीरे धीरे शुरू कराया त्रिपुरा की सरकार ने। करंट न्यूज यही है कि द त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड लैंड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द लास्ट बैच ऑफ मिजोरम ब्रू रेफ्यूजीज। तो लास्ट बैच को भी सेटल करा दिया है त्रिपुरा की सरकार ने आउट ऑफ दिस ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट। अब लास्ट बैच ऑफ रेफ्यूजीज आल्सो हैव बीन सेटल्ड इन त्रिपुरा। अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो थोड़ा सा प्रीलिम रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं ब्रू कम्युनिटी के बारे में या रियांग कम्युनिटी के बारे में। तो ब्रू या रियांग्स आर द सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन त्रिपुरा आफ्टर त्रिपुरीज। पहले ये मिजोस के बाद सेकंड लार्जेस्ट थे इन मिजोरम। नाउ त्रिपुरा के अंदर आफ्टर त्रिपुरीज दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एंड दे आर वन ऑफ द 75 प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी कि 75 पीवीटीजीज में से एक हैं ये ब्रू रेफ्यूजीज। It is believed that they originally migrated from San Plateau region of Myanmar to first Mizoram and then now to Tripura. They have two major clans, Meska and Molsoi. They practice jhum cultivation, मतलब shifting cultivation ये ज़्यादा practice करते हैं। The language they speak is Kobru language and they follow Vaishnavism, and the dance they generally practice Bru tribe के लोग जो dance practice करते हैं that is known as होजागिरी डांस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट। This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। The असर रिपोर्ट का पूरा नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये पब्लिश करती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ जिसका नाम है प्रथम। नॉर्मली 2 साल में ये रिपोर्ट एक बार पब्लिश होती है। मेजर जो रिपोर्ट होती है वो 2-2 साल में एक बार पब्लिश होती है, लेकिन बीच बीच में भी ये लोग कुछ कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं। असर, तो असर के जो रिपोर्ट्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। दे आर समटाइम्स कंसिडर्ड as a basis for framing any government policies with respect to education also. So that is why ASER reports have to be taken seriously. Annual status of education report. तो प्रथम ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, असर रिपोर्ट, विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। नॉर्मली कैसा रहता है कि असर 2005 से ही रिपोर्ट्स पब्लिश करता है अबाउट स्कूल एजुकेशन स्टेटस फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए असर नॉर्मली रिपोर्ट पब्लिश करता है 2005 से ही। बीच बीच में थोड़े से अलग अलग रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, तो 2005 से हर 2 साल पे बाई एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है असर का। बीच में कुछ कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंट
तरह के रिपोर्ट्स वो पब्लिश करता है, विच इज़ नॉट द मेन रिपोर्ट ऑफ असर। तो इसी तरीके का एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में असर ने जो असर रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय प्रथम एनजीओ। तो प्रथम एनजीओ है और इसने असर रिपोर्ट हाल फिलहाल में पब्लिश की है जिसका नाम है बियॉन्ड बेसिक्स। ये सब नाम याद रहेगा तो मेंस में फायदा मिलेगा कि बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट बाय प्रथम right for year 2023. The report focuses on 14 to 18 year old children from rural India. नॉर्मली क्या करता है सर, 6 से 14 साल के बच्चों के स्कूल एजुकेशन का क्या स्टेटस है उस पर रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेकिन इस बार असर ने 14 से 18 साल के बच्चों के लिए जो रूरल इंडिया में रहते हैं उनका एजुकेशन का क्या स्टेटस है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। तो इसमें भी बेसिकली दो एरियाज पे फोकस किया गया है कि उनकी रीडिंग एबिलिटी कैसी है, मैथ्स स्किल कैसा है, और दूसरा हाल फिलहाल में डिजिटल टेक्नोलॉजी का वो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पढ़ाई में। ये सब डेटा मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस बियॉन्ड द बेसिक्स रिपोर्ट बाय प्रथम असर रिपोर्ट, असर रूरल 2023 बियॉन्ड बेसिक्स। तो ये रिपोर्ट कहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन इन द रूरल एरिया between age group of 14 to 18 they engage into multiple activities. Most of these activities have nothing to do with their career or profession that they are willing to take up in their life. At least 30% are already working with their parents in different parts of the economic activity, and these activities are not at all going to help them anyway in the future career they are looking for. So matlab they are wasting their time, or basically they are either wasting or working out of compulsion, economic compulsion for their parents. So ये problem है एक कि more than 30% are working in certain areas for their parents which are not at all is going to help in their career in future. उसके अलावा अगर एजुकेशन स्टेटस की बात की जाए रूरल एरियाज में 14 से 18 साल के बच्चों के लिए इन दिस बियॉन्ड बेसिक्स रिपोर्ट में, तो मोर देन 50% ऑफ द चिल्ड्रेन of class 8 is still struggling with basic maths like division of 3 digit by 1 digit. इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी भी वो नहीं सॉल्व कर पाते जो जनरली स्टैंडर्ड 3 या 4 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कर पाने चाहिए। अबाउट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर सर्वेड हैड स्मार्टफोन्स बट ओनली 2/3 यूज्ड इट फॉर एजुकेशन पर्पस। तो यहाँ पे ये जो प्रथम का ऐसा रिपोर्ट है 2023 बियॉन्ड बेसिक्स, ये कहता है कि चूंकि 90% बच्चों के पास स्मार्टफोन की एक्सेसिबिलिटी है, तो नाउ more and more emphasis can be given on digital education in order to fill the gap between the expectations and the reality of education status. 8वीं क्लास के बच्चे से तीसरी या चौथी क्लास का काम नहीं हो पाता है, तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए डिजिटल सोर्सेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। दिस इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय दिस असर रिपोर्ट। अभी असम की अगर बात की जाए, सो दिस असर 2023 बियॉन्ड बेसिक्स, व्हाट finding it has with respect to Assam. These data are going to be important for APSC. So only 56.9% of the students in the age group of 14 to 16 surveyed in Assam can read at least a standard 2 level text. तो 14 से 16 साल के बच्चे, सिर्फ 56% बच्चे ही सेकंड स्टैंडर्ड की बुक को पढ़ सकते हैं। In basic arithmetic test, the results have been extremely pathetic. बेसिक अर्थमेटिक्स में रिजल्ट काफ़ी ख़राब है। ओनली 19% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 16 आर एबल टू डू डिवीजन। बेसिक डिवीजन सिर्फ 19% बच्चे ही कर पाए बिटवीन एज ऑफ 14 to 16। असम के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है कि स्मार्टफोन्स आर देयर विथ स्टूडेंट्स। इसी ये असम ट्रिब्यून से भी लिया गया ये फोटो है। चिल्ड्रन यूजिंग स्मार्टफोन फॉर एंटरटेनमेंट दैन स्टडी, असर अनवील्स एजुकेशन लैंडस्केप इन असम। तो असम के अंदर ये समस्या थोड़ी ज़्यादा है कि द स्मार्टफोन्स आर बीइंग मोर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट रादर दैन educational landscape. The next topic is about Silpi Divas. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. Silpi Divas is associated with Jyoti Prasad Agarwala ji. So let us first of all understand about Jyoti Prasad Agarwala ji. देखिए,
Jyoti Prasad Agarwala ji, before entering into the field of arts, he was very active in freedom movement. इनफैक्ट ये जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए मोटिवेशन है वो मिला उनको अपनी माता जी से, किरण मोई जी से. शी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तेजपुर महिला समिति that was established in 1919. She also set up Sipni Sangh, a weaving center for women at the ancestral home of ज्योति प्रसाद अग्रवाला जिसका नाम है पोकी एट तेजपुर. ये ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का जो एंसेस्ट्रल होम तेजपुर में है उसका नाम पोकी इसलिए रखा गया क्योंकि वो उस एरिया का पहला पक्का मकान था. उसको बनवाया था उनके दादाजी ने, ग्रैंडफादर हरि बिलास अग्रवाला जी ने. इट वाज एंसेस्ट्रल होम ऑफ रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला. पोकी की अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इट इज़ ब्लेंड ऑफ राजस्थानी एंड अहोम स्टाइल. जब महात्मा गांधी 2 बार उन्होंने असम विजिट किया 1921 में और 1934 में, दोनों बार ही स्टेड इन पोकी. और यही पोकी में ज्योति प्रसाद अग्रवाला रोट द स्क्रिप्ट ऑफ जॉयमती, द फर्स्ट एसएमईज मूवी. बाद में ये पोकी को 1977 में ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के फैमिली मेंबर्स ने असम सरकार को दे दिया और फिर असम सरकार ने पोकी को कन्वर्ट कर दिया एक म्यूजियम में जिसका नाम है ज्योति भारती म्यूजियम. ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के बारे में अगर देखा जाए तो अलोंग विथ कला गुरु विष्णु प्रसाद रभा ही रोट सोनित कुंवरी, द फर्स्ट प्ले ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला एंड जॉयमती. He is considered as first filmmaker of Assam. He created चित्रबन स्टूडियो at तेजपुर in 1934. चूंकि आपका पीटी आ रहा है तो मैं पीटी पर्सपेक्टिव से बहुत सारे फैक्ट्स आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूँ. He created first Assamese movie Joymati in 1935. It was first released at Ronak Mahal in Kolkata. After few days, it was screened at Kumar Bhaskar Natya Mandir in Guwahati. Joymati film was based on play titled Joymati Kunwari by Lakshmi Nath Bejborua. He established cinema hall Junaki at Tejpur in 1937. Created second Assamese film Indramalti in 1937. मुझे लगता है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको चिन्मय सर जरूर रटाते होंगे असम पीडिया में, असम टॉपिक में, और हो सकता है कि मुझसे कहीं थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए इन इन्फॉर्मेशंस में. आई ट्राइड माई बेस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन राइट अबाउट ज्योति प्रसाद अग्रवाला जहाँ से जो आज मिला. पीटी पर्सपेक्टिव से रटा रहा हूँ. जो टाइटल है रूप कुंवर का वो दिया ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को आनंद चंद बरुआ जी ने. हिज सॉन्ग्स आर नोन एज ज्योति संगीत विच आर कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 streams: Assamese music, Indian classical music and Western music. Jyoti Prasad Agarwala was also the first president of Assam branch of Indian People Theatre Association. He was feminist in line with Srimant Shankar Dev. अब आते हैं करंट न्यूज पे. ये जो देखो पहले जो 3 पेज मैंने सिखाया है ये सब मेरा कहीं कहीं से कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन है अबाउट ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी. आई ट्राइड माई बेस्ट टू बी राइट बट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन हियर एंड देयर में गो रॉन्ग. मेरा मेन काम करंट अफेयर्स यहाँ कराना है जो मैं अब करा देता हूँ. देखिए ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का डेथ एनिवर्सरी होता है 17 जनवरी को यानी कि कल का दिन, और वो दिन हमारे स्टेट आसाम में शिल्पी दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज या रिकॉल द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी इन असमीज आर्ट्स. तो शिल्पी दिवस पे फिर शिल्पी अवार्ड्स या शिल्पी बोता दिए जाते हैं इन रिकॉग्निशन ऑफ ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी. तो करंट इंफॉर्मेशन इज कि द कोवेटेड शिल्पी अवार्ड has been conferred to eminent artist Manisha Hazarika at Shilpi Divas function to commemorate 74th death anniversary of doyen of Assamese culture Roop Kunwar Jyoti Prasad Agarwala. The next topic is about Himalayan wolf. This topic is important from prelims perspective. देखिए Himalayan wolf ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि पहली बार IUCN ने इसका कैटेगराइजेशन किया है. अदरवाइज ये IUCN के कैटेगराइजेशन में था ही नहीं. इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय IUCN एंड इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल. हैज़ बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय IUCN in its red data book
एंड इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल। नाम ही है इसका हिमालयन वुल्फ, तो ये हिमालयन रीजन में पाया ही जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट इज़ नोन एज हिमालयन वुल्फ। तो उस नॉर्थ इंडिया में हिमालयन रीजन में, उसके अलावा चाइना साइड में तिब्बतन प्लेटूज में ये पाया जाता है। IUCN आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज क्रिएटेड इन 1948 विथ इट्स हेडक्वार्टर इन स्विट्जरलैंड। इट हैज ऑफिशियल ऑब्जर्वर स्टेटस एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। IUCN prepares a red data book something like this, जिसमें अलग अलग स्पीसीज के ऊपर कितना खतरा है विथ रेस्पेक्ट टू देयर सर्वाइवल, उनके बेसिस पे अलग अलग स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है। डिफरेंट स्पीसीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट्स दैट आर फेस्ड बाय देम। तो अगर कुछ भी खतरा नहीं है तो लीस्ट कंसर्न, उससे थोड़ा ज़्यादा खतरा तो नियर थ्रेटेंड, फिर वल्नरेबल जहाँ पे इस हिमालयन वुल्फ को रखा गया है, फिर इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब कहीं जू वगैरह में, कहीं जूलॉजिकल गार्डन वगैरह में प्रोटेक्ट करके रखा गया है, लेकिन वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो गया। और उससे भी ज़्यादा बड़ा स्टेटस अगर खतरे का है वो है एक्सटिंक्ट, कंप्लीटली पूरी तरह से एक्सटिंक्ट ही हो गया दुनिया भर से, जैसे डायनासोर्स वगैरह। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था 14 जनवरी का, इनमें से तीनों में से कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। इट इज एसोसिएटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।